600 घंटों से जारी महायुद्ध। तबाही की एक एक तस्वीर। पच्चीस दिन में खंडहर बना यूक्रेन। रूसी प्रहार, यूक्रेन का संहार। तबाह और खंड खंड शहर। सन्नाटे को चीरता सायरन। खौफनाक हालात के बीच जब कोई नहीं बचा, तब भी बैटल ग्राउंड में न्यूज नेशन डटा। 12:30 a.m. It's Shevchenko Street. आसमान छूता काले धुएं का गुबार। खंडहर बन चुके शहर दर शहर। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतों का बिखरा मलबा। विनाश का ये हर मंजर, हर जख्म रूस की क्लर आर्मी की गवाही दे रहा है और बता रहा है कि कैसे यूक्रेन के खूबसूरत शहरों पर पुतिन की पलटन का कहर टूटा है। पुतिन के जंगी तेवर क्या महायुद्ध के वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने का इशारा है? महायुद्ध के 25 दिन बीतने के बाद भी अब की फतेह के लिए क्या है पुतिन का ब्रेन गेम और कैसे रूस के हर वॉर को यूक्रेन कर रहा डिफेंड? जंग की हर आंखों देखी आपको बताएंगे, महायुद्ध की हर तस्वीर लाइव दिखाएंगे, जाबाज रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग से रूबरू कराएंगे। आप बस अगले आधे घंटे बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अपने दर्शकों को नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज यूक्रेन की बिग फाइट की इनसाइड स्टोरी यूक्रेन बॉर्डर से मैं पिनास त्यागी आपके सामने रखूंगी। पिछले 2 हफ्तों से हम यूक्रेन में मौजूद रहे। कीव, खार्किव, खार्सन, इरपिन, बुचा, मारियोपोल, ओडेशा, सबकी लड़ाई, सबके संघर्ष को हमने देखा और आज हम आपको बताएंगे वो तमाम फैक्टर्स कि आखिर जो लड़ाई दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि कुछ दिनों में सिमट जाएगी, 24 घंटे में यूक्रेन घुटने टेक देगा, वो 24 दिनों से भी ज्यादा लंबी क्यों खिंच गई? आखिर वो यूक्रेन की कौन सी ताकतें थी, कौन से हथियार थे, कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से रूस को इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? तो बिग फाइट की इनसाइड स्टोरी और फैक्टर्स देखिए मेरे संग आने वाली इस रिपोर्ट में। पुतिन जो चाहते थे वो हो ना सका। पुतिन जो सोच रहे थे वो भी नहीं हो पाया। महायुद्ध के 25 दिन बाद भी 24 घंटे में कीव फतेह का रूसी राष्ट्रपति का सपना अब भी दिवा स्वप्न है, क्योंकि यूक्रेन की सेना पुतिन की पलटन को दे रही है बिग फाइट। यूक्रेन ने रूस को जो बिग रेजिस्टेंस, बिग फाइट दी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उसके वो घातक हथियार जो रूस की सेना के लिए काल बनकर टूटे। जी हां, रूस की सेना जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, परमाणु बम, स्टील फाइटर्स, जैविक बम, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या नहीं था रूस की सेना के पास। लेकिन फिर भी यूक्रेन की सेना जिसके पास छोटे हथियार थे, किस तरह से वो रूस की सेना के छक्के छुड़ाने में कामयाब हुई, ये भी हम आपको बताते हैं। अपने घातक हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूसी आर्मी की नाक में दम कर दिया है। आइए जानते हैं कौन से वो घातक हथियार हैं जिनकी बदौलत पुतिन का सपना अब भी अधूरा है।
आपने सुना होगा मैन पैड लॉन्च। जी हां, किस तरह से कंधे पर रखकर मिसाइलों को दागा गया, स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, जिसकी बदौलत रूस के टैंकर्स को, फाइटर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं, जेवलिन मिसाइल जो थी उनको कंधों से लॉन्च किया गया और वो टैंक्स को उड़ाने के लिए काम आई। आपने न जाने ऐसे कितने वीडियोस देखे होंगे जिसमें रूस की सेना के टैंक्स को पिन पॉइंट टारगेट किया गया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद बात करते हैं फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई कंधे से ही लॉन्च होने वाली, मैन लॉन्च पैड के सहारे लॉन्च होने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल की। जहां स्ट्रिंगर मिसाइल से रूस के प्लेन्स को अटैक किया गया और इसके बाद सबसे ज्यादा कारगर हथियार साबित हुआ वो ड्रोन जो टर्की से मिला था। जी हां, TB2 ड्रोन, जिन्होंने रूस के टैंकर्स को, रूस की पैदल सेना को, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाने पर लिया, टारगेट पर लिया। और स्विच ब्लेड कॉमिकोस जो ड्रोन थे, उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका जो है इस पूरे के पूरे युद्ध में निभाई है। जेलेंस्की के ये हथियार कितने घातक हैं, अब ये जान लीजिए। स्ट्रिंगर मिसाइल ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर सकती है। स्ट्रिंगर के इस वक्त 13 वेरिएंट मौजूद हैं। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की मिसाइल है। लॉन्चर के साथ इसका वजन 15.19 किलोग्राम है। सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती है ये मिसाइल। TB2 ड्रोन डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के पास 20 TB2 ड्रोन हैं। इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 से 25,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम एयर टाइम 27 घंटा है। पेलोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम है। 4 स्मार्ट मिसाइल या 330 पाउंड विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। यूक्रेन के घातक हथियार अपनी जगह हैं, लेकिन देश की आन, बान और शान को बचाने के लिए जेलेंस्की के साथ अगर कोई सबसे बड़ी ताकत मौजूद है तो वो है यूक्रेनियन जनता, जिसका यूक्रेनी राष्ट्रपति को पूरा साथ मिला। इस युद्ध में सबसे बड़ी ताकत बने यूक्रेन के आम नागरिक। जी हां, जेलेंस्की ने अपने आम नागरिकों के अंदर ये कूट-कूट कर भावना भर दी थी कि भले ही यूक्रेन खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन की आन बान शान पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हर आम नागरिक को भी हथियार उठा लेने होंगे और इसीलिए जब आम नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, उनको मोनोक्लोनल कॉकटेल बम से लैस कर दिया गया, उनको उनके घरों में बता दिया गया कि अगर रशियन सेना आए तो किस तरह से आपको उस पर कॉकटेल बम फेंकने हैं, आपको किस तरह से उस पर गोलीबारी करनी है, कहां से ग्रेनेड फेंकने हैं। तो ये तमाम जब सिविलियंस को इक्विप कर दिया गया और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर, जिसका आरोप रशिया हमेशा लगाता रहा और गलत नहीं लगाए, ह्यूमन शील्ड के तौर पर जब आपने अपने सिविलियंस को इस्तेमाल किया, दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि यहाँ पर सिविलियंस को मार रहा है, वॉर क्रिमिनल है रशिया और पुतिन, तो उसके बाद रशिया के लिए भी ये काफी मुश्किल हो गया था और फूक फूक के वो कदम रख रहा था कि किसी भी तरीके से सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये सिविलियंस ही ह्यूमन शील्ड का काम कर रहे थे और हथियार का काम कर रहे थे यूक्रेन की सेना के लिए, जिसकी वजह से रूस की सेना के लिए अग्रेसिव होकर इस युद्ध को लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। यूक्रेन का रूस की सेना को कड़ी टक्कर देने के पीछे का एक बड़ा कारण रहा युद्ध का शहर के अंदर लड़ा जाना। यूक्रेन का आम नागरिक लड़ाका बनकर जंग के मैदान में आ चुका था। रूस यूक्रेन के युद्ध में एक और बड़ा फैक्टर जो यूक्रेन की सेना के पक्ष में गया, वो फैक्टर था कि किस तरीके से यूक्रेन के पास लॉजिस्टिक सपोर्ट था और स्ट्रक्चरल सपोर्ट था। यानी कि रूस की सेना जो है यूक्रेन में प्रवेश कर रही थी और ये युद्ध जो है वो आपको बता दें कि वो सरहद पर नहीं लड़ा जा रहा था, LOC पर नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि युद्ध शहरों में, गाँव में, कस्बों में लड़ा जा रहा था। जहां पर अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की, स्ट्रक्चर की, कि आसपास की बिल्डिंग्स को आप कितना जानते हैं, बिल्डिंग्स की एक्सेस कितनी है, रास्तों को कितना जानते हैं, ब्लॉकेड कितनी ज्यादा आपने कर रखी है, ये तमाम चीजें जो हैं वो यूक्रेन की फौज के हक में गई और इसीलिए उन्होंने रास्तों को ब्लॉक कर दिया, सड़कों को खोद डाला, उन्होंने पुलों को तबाह कर दिया ताकि रूस के टैंकर्स जो हैं वो शहरों में प्रवेश ना कर सके। और जब उनकी पैदल सेना की टुकड़ी जो है शहर में प्रवेश करने लगती तो आसपास की बिल्डिंग्स पर उन्होंने अपने स्नाइपर्स बैठा दिए, उन्होंने लोगों के हाथ में बम थमा दिए, जिसकी वजह से रूस की सेना जो लॉजिस्टिक से, स्ट्रक्चर से, अपनी सराउंडिंग से अनजान थी, क्योंकि ये युद्ध सरहद पर नहीं था बल्कि गलियों में, शहरों में आ चुका था, तो उनको जब रास्ते नहीं पता थे, उनको ये नहीं पता था कि सेना कहां छिपी है, हमला कैसे होगा। यानी कि परंपरागत तरीके से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, छद्म युद्ध की तरह से इस युद्ध को अंजाम दिया गया। तो स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो यूक्रेन की एक बहुत बड़ी ताकत बना, जिसकी वजह से भी रूस इस युद्ध में कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां यूक्रेनी नागरिक लड़ाका बनकर रूसी सेना से लोहा लेते रहे, तो महायुद्ध के लंबा खिंचने की एक और जो वजह रही
वो थी रूसी सेना का घटता मनोबल। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस जैसी सुपर पावर के पिछड़ने के पीछे एक और बड़ा कारण जो तमाम विशेषज्ञ बताते हैं वो है रूसी सैनिकों का गिरा हुआ मनोबल। जी हां, रूसी सैनिक कहा जा रहा है कि वो तैयार नहीं थे युद्ध में जाने के लिए। उन्हें एक तरह से धोखे में इस युद्ध में शुरुआती दौर में उतारा गया। दरअसल उन्हें ये कहकर उनकी रेजिमेंट को लाया गया था कि आप बेलारूस में जो हैं वो वॉर एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक उन्हें युद्ध में धकेल दिया गया। तो ये उनकी सेना के लिए एक बड़ा सेटबैक था। और उसके बाद जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेनियन फौज की तरफ से मिला, उनके साथी मारे गए, वहां पर वो उनका मनोबल लगातार गिरता चला गया। और इस वजह से भी रूस की जो सेना है, कहा जा रहा है कि वो अब युद्ध लड़ने के लिए उतनी ज्यादा आक्रामक और तैयार नहीं है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अपनी सेना को रूस जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल दे रहा है ताकि वो युद्ध के माइंडसेट में आ सके, उनका फटीग और जो पूरी थकान है वो उतर सके। और साथ ही एक और बात कही जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया में कि रूस के सैनिक जो हैं बेलारूस में अपने आप को, खुद को पैरों में, हाथ में गोली मार रहे हैं यूक्रेनियन कारतूस से ताकि उन्हें युद्धभूमि में जाना ना पड़े। हालांकि यह पुष्ट खबरें हैं, लेकिन फिर भी तमाम जानकार कहते हैं और जो तमाम वीडियोज आते हैं रूसी सैनिकों के रोते हुए या फिर उनके इस युद्ध में न जाने की इच्छा को दिखाते हुए, कमोबेश वो यही इशारा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा हो मान सकते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं रूसी सेना का मनोबल जो है वो युद्ध के लिए उतने एग्रेशन के साथ तैयार नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर हमलों के लिए रूसी सेना ने करीब 2 लाख जवान तैनात किए हैं। अब तक यूक्रेन में 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सैनिक ठंड में थके हैं और भूखे भी हैं। रूस यूक्रेन के इस महायुद्ध में यूक्रेन की ताकत इंटेल इनपुट भी बना, जो उसे नाटो देशों की मदद से मिलता रहा। रूस लगातार आरोप लगाता रहा कि अमेरिका रूसी सेना की मूवमेंट का इनपुट यूक्रेनी सेना को पहुंचा रहा है। रूस यूक्रेन के इस युद्ध में यूक्रेन की ताकत एक और फैक्टर बना, वो था इंटेल इनपुट, जो उसे अमेरिका और यूरोपीय देशों से लगातार मिल रहा था। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है, रूस की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि अमेरिकी एजेंसी FBI खुफिया इनपुट दे रही है, इंटेल इनपुट दे रही है रशिया की सेना की मूवमेंट के बारे में, जिससे काफी मदद मिल रही है यूक्रेन को पिन पॉइंटेड टारगेट करने में रूसी फौजों को। साथ ही साथ आपको बता दें कि जापान की भी जो निजी कंपनियां हैं जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी जो है वो देती हैं, उनकी एक्सेस, उससे भी यूक्रेन को मदद मिल रही है। जापान के एक अखबार निके ने ये दावा किया है, वहां की एजेंसी ने। साथ ही आपको बता दें कि एलन मस्क, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो चलाते हैं निजी, एलन मस्क ने भी कहा है कि वो अपनी हाई स्पीड रेजोल्यूशन और इंटरनेट जो सेवा है स्टारलिंक के नाम से जो जानी जाती है, उसका एक्सेस भी वो यूक्रेन को दे सकते हैं। यानी कि अगर रूस इंटरनेट सेवा, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से काट देता है यूक्रेन के, तो भी स्टारलिंक की एक्सेस की मदद से वो अपना कम्युनिकेशन और इंटरनेट चालू रख सकते हैं। और साथ ही साथ स्पेस से हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम इमेजरी जो है वो भी प्रोवाइड कराएगा, जिससे यूक्रेन को अपनी रणनीति बनाने में और रशिया की फौज की मूवमेंट को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा इंटेल इनपुट, इमेज सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम यूक्रेन के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है रूस के साथ इस लड़ाई में, और इसीलिए रूस को और ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रूस की आर्मी पर रूस की पलटन के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल में अटैक कर रही है, जिसकी वजह से पुतिन का कीव की जंग को जीतने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति पर पुतिन काम कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति साफ है कि हमले उसी इलाके में करो जहां पर हमले का मकसद हो, और साथ ही बाकी के यूक्रेनी हिस्से को दरअसल हमले की जद में पुतिन नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनका मकसद साफ है कि आवाम जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा हो, और जब जेलेंस्की की सरकार गिरे तो पुतिन की चाहत वाली एक पपेट गवर्नमेंट वहां आसानी से बिठाई जा सके। मकसद सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क को कब्जा करने का है, जहां पर भारी मात्रा में खनिज भंडार हैं, और साथ ही ये इलाका दरअसल पूरा का पूरा एक तरह से अनइंटरप्टेड जो रूट है वो रशिया को प्रदान करता है, रशिया को मुहैया कराता है, ताकि स्ट्रेटेजिकली रूस की बाउंड्री जो है वो सिक्योर हो सके। साथ ही पुतिन ने इस पूरे ही लंबे युद्ध के दौरान नेटो और यूएस को एक्सपोज किया है। डर इसी बात का पुतिन को था कि नेटो में जैसे यूक्रेन शामिल होगा, नेटो का जो एक तरह से सामरिक लिहाज से विस्तार है वो रशिया के बाउंड्री तक होगा, जिसे पुतिन ने नहीं होने दिया, और युद्ध को लंबा खींचकर उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से नेटो और यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। पुतिन की सेना के हमले यूक्रेन पर तेज हैं, और ना तो पुतिन रुक रहे हैं, ना जेलेंस्की झुक रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महायुद्ध की इस विभीषिका पर विराम कब लगेगा। यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से
पिनास त्यागी और मधुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।